हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। उसके बाद क्लास 7 में बीजीय व्यंजकों का योग व व्यवकलन के बारे में समझेंगे। फिर क्लास 8 में समझेंगे घातांक के नियम के बारे में। और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता, कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी।
इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। आज हम सीखेंगे भिन्न के निम्नलिखित प्रकार: उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक मजेदार सवाल से। अगर आपको एक चॉकलेट दी जाए और इन्हें 3 लोगों में बराबर रूप से बांटने के लिए कहा जाए, तो हर व्यक्ति को कितनी चॉकलेट मिलेगी? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हमें चॉकलेट के 3 बराबर भाग बनाने होंगे, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को 1 भाग मिल सके। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को 3 में से 1 भाग यानी कि 1/3 चॉकलेट मिलेगी। इस प्रकार की संख्या जो पूर्ण का कुछ भाग व्यक्त करती है, एक भिन्न यानी फ्रैक्शन कहलाती है। भिन्न अंश बटा हर के रूप में व्यक्त की जाती है। पूर्ण के सभी बराबर भागों की संख्या हर यानी डिनोमिनेटर और लिए गए भागों की संख्या अंश यानी न्यूमरेटर कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भिन्न में अंश 1 हर 3 से छोटा है। ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है कहलाती है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/3 के ही जैसे कुछ और उचित भिन्न है, जैसे 3/5, 6/7 इत्यादि। चलिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। क्या आप बता सकते हैं हम भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। आपने सही सोचा। 1/3 को संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए इकाई दूरी के 3 बराबर भाग बनाएंगे। इनमें से पहला भाग होगा 1/3। इसी तरह 3/5 के लिए इकाई दूरी के 5 भाग करेंगे और इनमें से 3 भाग लेकर भिन्न 3/5 व्यक्त करेंगे। इसी तरह हम 6/7 भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। इन सभी के संख्या रेखा पर निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए आप जरूर समझ गए होंगे
कि ये सभी भिन्न 1 के बाईं ओर होने के कारण 1 से छोटे हैं और 0 के दाईं ओर होने के कारण 0 से बड़े हैं। हम कह सकते हैं कि जब भी नीचे की संख्या यानी हर ऊपर की संख्या यानी अंश से बड़ी हो तो भिन्न का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम होता है। ऐसे भिन्न जिसका मान 0 से 1 तक होता है एक उचित भिन्न होती है। अब मान लीजिए आपको 5 चॉकलेट दी और इन्हें 3 लोगों में बराबर रूप से बांटने के लिए कहा, तो हर एक व्यक्ति को कितनी चॉकलेट मिलेगी? इसके लिए हमें प्रत्येक चॉकलेट के 3 बराबर भाग बनाने होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को चॉकलेट का 1/3 भाग देना होगा। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के पास 1/3 चॉकलेट के 5 भाग आएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को 5/3 चॉकलेट मिलेगी। इस भिन्न में 5 अंश और 3 हर है। क्या यह एक उचित भिन्न है? विचार करें। आपने सही पहचाना, यहाँ अंश हर से बड़ा है, इसलिए यह एक उचित भिन्न नहीं हो सकती। ऐसे भिन्न जिनका अंश यानी न्यूमरेटर हर यानी डिनोमिनेटर से बड़ा होता है कहलाती है एक विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि आप एक भिन्न को एक बक्सा और उसमें मौजूद वस्तुओं के रूप में समझते हैं, तो हर आपको बताता है कि एक बक्से में कितनी वस्तुएं रखी जा सकती है, जबकि अंश आपको बताता है कि वास्तव में बक्से में कितनी वस्तुएं हैं। विषम भिन्न का मतलब है कि बक्से की क्षमता से अधिक वस्तुएं हैं, यानी कि इन वस्तुओं को रखने के लिए 1 से अधिक बक्से आवश्यक है। कुछ और विषम भिन्न है 7/2, 11/3, 16/7 इत्यादि। आइए इन्हें भी संख्या रेखा पर निरूपित करें। 7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए पहले हम इकाई दूरी को 2 बराबर भागों में बांटेंगे और 7 भाग लेंगे। इसी तरह 11/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए इकाई दूरी के 3 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 11 भाग लेंगे। इसी तरह 16/7 के लिए संख्या रेखा पर इकाई दूरी के 7 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 16 भाग लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से हर एक भिन्न 1 के दाईं ओर है, इसलिए 1 से बड़ी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी बटा के ऊपर की संख्या यानी अंश बटा के नीचे की संख्या यानी हर से बड़ी होगी, तो ऐसी भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। ऐसी सभी भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। 5 चॉकलेट को 3 लोगों में बराबर रूप से बांटने का एक और तरीका भी है। पहले हम प्रत्येक व्यक्ति को 1 चॉकलेट देंगे और बची 2 चॉकलेटों में से हर एक के 3 भाग बनाकर इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 2 भाग देंगे। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के पास एक पूर्ण चॉकलेट है और 3 में से 2 भाग है। इसे हम 1 सही 2/3 इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भिन्न में एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है और एक उचित भिन्न है। ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होती है कहलाती है एक मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1 सही 2/3 के अलावा मिश्रित भिन्न के और उदाहरण है 1 सही 1/2, 2 सही 1/4, 3 सही 3/5 इत्यादि। तो आज हमने सीखे भिन्न के निम्नलिखित प्रकार। आज हम देखेंगे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंधित उदाहरण। निम्नलिखित में से उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन पहचानिए। जब भी बटा के नीचे की संख्या यानी हर बटा के ऊपर की संख्या यानी अंश से बड़ी होती है, तो यह एक उचित भिन्न होती है। इस भिन्न का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम होता है। दी संख्याओं में 23/25 और 13/19 उचित भिन्न है। इसी तरह क्या आप बता सकते हैं, जब बटा के ऊपर की संख्या यानी अंश बटा के नीचे की संख्या यानी हर से बड़ी होती है तो कौन सी भिन्न होती है? सोचिए। बिल्कुल सही, यह एक विषम भिन्न होती है। इस भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। दी संख्याओं में 13/7 और 17/14 विषम भिन्न है। इसी प्रकार ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होती है कहलाती है एक मिश्रित भिन्न।
इस तरह से दी संख्याओं में 1 सही 3/8 और 5 सही 12/17 मिश्रित भिन्न है। अब हम भिन्नों में परिवर्तन से संबंधित उदाहरण देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए समझे भिन्नों में परिवर्तन कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने 5 चॉकलेट ली, हमें इन्हें 3 बराबर भागों में बांटना है। इसके लिए हम हर एक चॉकलेट को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करेंगे। अब हर एक चॉकलेट का एक हिस्सा एक भाग में रखकर सभी चॉकलेट के 3 बराबर भाग बना लेंगे। तो बताइए हर एक भाग में कितनी चॉकलेट आएगी? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि हमने प्रत्येक चॉकलेट के 3 बराबर हिस्से किए, इसलिए हम हर यानी डिनोमिनेटर लिखेंगे 3 और हमने 5 हिस्से लिए, इसलिए अंश यानी न्यूमरेटर होगा 5। इस तरह से हर एक भाग में 5/3 चॉकलेट आएगी। यह एक विषम भिन्न है। आइए इसका मिश्रित भिन्न में परिवर्तन करें। अगर हम इन 5 भागों में से 3 भाग लेकर इन्हें जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्ण चॉकलेट मिलेगी। तो बताइए बची चॉकलेट के लिए भिन्न क्या होगी? चूंकि यहाँ 3 में से 2 भाग बचे हैं, इसलिए भिन्न होगी 2/3। इस तरह से एक पूर्ण और 2/3 चॉकलेट एक साथ 1 सही 2/3 इस प्रकार भी व्यक्त की जा सकती है। गणित में यह परिवर्तन करने के लिए हम अंश को हर से भाग देते हैं, यानी कि भिन्न 5/3 को विभाजन के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर हम भाग देकर भागफल यानी कोशेंट और शेषफल यानी रिमाइंडर प्राप्त करते हैं और फिर मिश्रित भिन्न को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इससे मिश्रित भिन्न प्राप्त होगी 1 सही 2/3। इसी तरह अगर मिश्रित भिन्न 1 सही 2/3 का विषम भिन्न में परिवर्तन करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हर 3 है, इसलिए हम सभी पूर्ण चॉकलेट के 3 बराबर भाग बनाएंगे। यहाँ सभी भागों की गिनती है 5 और हर है 3, इसलिए विषम भिन्न लिखी जाएगी 5/3। गणित में यह परिवर्तन करने के लिए पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 1 को 3 से गुणा कर इसमें 2 जोड़ने पर परिणाम 5 प्राप्त होगा, यानी कि पहले हम सभी लिए गए भागों की संख्या प्राप्त करते हैं और फिर परिणाम के नीचे एक पूर्ण को कितने भागों में विभाजित किया है इसकी संख्या हर के स्थान पर रखते हैं। इससे हमें भिन्न 5/3 प्राप्त होती है, जो एक विषम भिन्न है। इस प्रकार हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं। अगला उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर 40 मीटर रस्सी के 7 भाग बनाने हैं तो हर एक भाग की लंबाई 40 का 7 से विभाजन की संक्रिया से प्राप्त की जा सकती है। इसी को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं 40/7 मीटर। इस तरह से पहला ऑप्शन सही है। 40/7 मीटर यह लंबाई विषम भिन्न के रूप में व्यक्त की गई है। आइए इसे मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करें। मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के लिए हम अंश 40 को हर 7 से भाग देते हैं, यानी कि 40/7 के रूप में व्यक्त करते हैं। भाग देने पर भागफल 5 मिलता है और शेषफल 5 मिलता है और फिर हम मिश्रित भिन्न को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इस तरह से यहाँ मिश्रित भिन्न होगी 5 सही 5/7, यानी कि दूसरा कथन भी सही है। आज हमने देखे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंधित उदाहरण। आज हम देखेंगे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, मोना और रीना भिन्नों यानी फ्रैक्शंस पर अपना होमवर्क कर रही है। उनको 7/4 को मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में परिवर्तन करना था। 7/4 के मिश्रित भिन्न मोना ने 3 सही 1/4 और रीना ने 1 सही 3/4 लिखी। क्या आप बता सकते हैं किसने सही मिश्रित भिन्न लिखी? कई बार विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिश्रित भिन्न में परिवर्तन करते समय भागफल और शेषफल को भिन्न में सही प्रकार से व्यक्त नहीं किया जाता। जैसे 7/4 के लिए 7 को 4 से विभाजित किया जाता है, जिससे 1 भागफल और 3 शेषफल प्राप्त किया जाता है। लेकिन मिश्रित भिन्न लिखते समय
पूर्ण के स्थान पर शेषफल को लिखा जाता है और अंश के स्थान पर भागफल को लिखा जाता है। इससे गलत जवाब 3 सही 1/4 प्राप्त होता है, यानी कि मोना का जवाब गलत है। सही समझ यह है कि भागफल को पूर्ण के स्थान पर लिखा जाता है और शेषफल को अंश के स्थान पर। इस समझ से सही मिश्रित भिन्न हुई 1 सही 3/4, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, किसी छड़ी के 7 बराबर भाग करने पर हर एक भाग की लंबाई 2 सही 3/7 इंच मिलती है। इस लंबाई का विषम भिन्न में परिवर्तन क्या होगा? मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करते समय कई बार पूर्ण को अंश के साथ गुणा कर प्राप्त होने वाला परिणाम अंश के स्थान पर लिखा जाता है। इससे 6/7 इंच यह गलत जवाब प्राप्त होता है। सही समझ यह है कि किसी भी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में व्यक्त करना होगा तो पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 2 को 7 से गुणा कर इसमें 3 जोड़ेंगे, इससे परिणाम 17 प्राप्त होगा। और फिर परिणाम के नीचे हर 7 रखे तो विषम भिन्न 17/7 इंच प्राप्त होती है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। कई बार विषम भिन्न प्राप्त करने के लिए पूर्ण संख्या और अंश स्थान पर लिखी संख्या को एक साथ रख दिया जाता है। इस समझ से भी गलत जवाब ऑप्शन तीसरा, यानी 23/7 इंच प्राप्त होता है। मिथ्या धारणा 3, समीर ने कागज से बने 3 वृत्त लिए और हर एक के 8 भाग किए। अगर समीर इनमें से 11 भाग लेता है तो उसके द्वारा लिए गए भागों के लिए भिन्न क्या होगी? चूंकि समीर कागज से बने हर एक वृत्त के 8 भाग बनाता है, इसलिए कई बार यह समझ बन जाती है कि कुल भागों की संख्या 24 है। चूंकि कुल भागों की संख्या हर के स्थान पर लिखी जाती है, इसलिए भिन्न का हर 24 होगा, यह समझ बन जाती है। इसी प्रकार लिए गए भाग है 11, जो अंश के स्थान पर व्यक्त किए जाते हैं। इस तरह से दिए कथन के लिए भिन्न 11/24 व्यक्त की जाती है। यह गलत समझ है। यहाँ गलती हुई है हर के सही अर्थ को समझने की। पूर्ण के जितने बराबर भाग किए जाते हैं वह संख्या हर होती है। जैसे यहाँ एक वृत्त के 8 बराबर भाग बनाए हैं, इसलिए 8 यह संख्या हर होगी। समीर ने कागज के हर एक वृत्त को 8 बराबर भागों में विभाजित किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ एक पूर्ण बनता है 8 भागों से। कागज के वृत्त को विभाजित कर इनमें से समीर ने 11 भाग लिए। इनमें से 8 भाग व्यवस्थित कर हम एक पूर्ण बना सकते हैं। अब बचे 3 भाग। क्या आप बता सकते हैं ये पूर्ण का कौन सा भाग है? ये पूर्ण का 3/8 भाग है। इस तरह से एक पूर्ण और पूर्ण का 3/8 भाग लिखकर भिन्न 1 सही 3/8 व्यक्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन दूसरा एक सही जवाब है। यह एक मिश्रित भिन्न है। आइए इसे विषम भिन्न में व्यक्त करें। किसी भी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में व्यक्त करना होगा तो पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 1 को 8 से गुणा कर इसमें 3 जोड़ेंगे, इससे परिणाम 11 प्राप्त होगा। और फिर परिणाम के नीचे हर 8 रखे तो विषम भिन्न 11/8 प्राप्त होती है। इस तरह से अब आप समझ ही गए होंगे कि भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए हर के स्थान पर किसी एक पूर्ण के सभी बराबर भागों की संख्या लिखी जाती है और अंश के स्थान पर लिए गए भागों की संख्या, यानी कि ऑप्शन तीसरा भी सही है। चूंकि ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन तीसरा दोनों सही है, इसलिए हम जवाब देंगे ऑप्शन 4। इस प्रकार आज हमने देखी भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंधित मिथ्या धारणाएं। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से
कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। बीजीय व्यंजकों का योग व व्यवकलन। आज हम देखेंगे बीजीय व्यंजकों का योग व व्यवकलन यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब तक आपने समान व असमान पद यानी लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को वर्गीकृत करना सीखा था। अब इन व्यंजकों को देखिए। क्या आप इन व्यंजकों का योग व व्यवकलन कर सकते हैं? 5x = 7 और 2x 3p = 5 और 2p - 3q। इन व्यंजकों को समझने के लिए हमें बीजीय व्यंजकों के योग व व्यवकलन यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की समझ होनी चाहिए। अपने दैनिक जीवन में हम कई परिस्थितियों में व्यंजकों और अंकगणितीय संचालनों का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का योग व व्यवकलन किस प्रकार होता है। उदाहरण 1। अरुण के पिता की वर्तमान आयु उसकी आयु की 2 गुनी है। यदि उसके दादाजी की आयु उसके पिताजी और उसकी आयु के योग से 3 वर्ष अधिक है तो अरुण के दादाजी की आयु कितनी होगी? मान लीजिए कि अरुण की आयु A वर्ष है तो अरुण के पिता की आयु बराबर 2 × A बराबर 2A। जैसा कि हम जानते हैं कि अरुण के दादाजी की आयु उसके पिताजी और उसकी आयु के योग से 3 वर्ष अधिक है तो दादाजी की आयु बराबर अरुण की आयु जमा अरुण के पिता की आयु जमा 3 बराबर A जमा 2A जमा 3। इस व्यंजक में A व 2A समान पद है और 3 असमान पद है। अब यहाँ पर हम समान पदों का योग करेंगे जिससे हमें 3A जमा 3 प्राप्त होगा जो कि अरुण के दादाजी की आयु होगी। जैसा कि हमने पहले कुछ व्यंजक देखे थे 5x = 7 और 2x, 3p = 5q और 2p = 3q। चलिए अब इनका योग और व्यवकलन करके देखते हैं। 5x = 7 और 2x का योग 5x = 7 जमा 2x। यहाँ पर 5x व 2x समान पद हैं, अतः हम ये दोनों पदों को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। 5x = 2x जमा 7। यहाँ पर 7 असमान पद है जिसका योग नहीं होगा, अतः समान पदों का योग करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर 7x जमा 7। 5x जमा 7 और 2x का व्यवकलन 5x जमा 7 घटा 2x। यहाँ पर 5x व 2x समान पद हैं, अतः हम ये दोनों पदों को पुनर्व्यवस्थित करेंगे बराबर 5x घटा 2x जमा 7। यहाँ पर 7 असमान पद है जिसका व्यवकलन नहीं होगा, अतः इन समान पदों का व्यवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर 3x जमा 7।
जमा 5Q और 2P घटा 3Q का योग 3P जमा 5Q जमा 2P घटा 3Q। यहाँ पर 3P व 2P और 5Q व 3Q समान पद हैं, अतः हम समान पदों को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। 3P जमा 2P जमा 5Q घटा 3Q। इन समान पदों का योग करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर 5P जमा 2Q। 3P जमा 5Q और 2P घटा 3Q का व्यवकलन 3P जमा 5Q घटा 2P घटा 3Q। यहाँ हम पदों को कोष्ठक से बाहर लाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवकलन में कोष्ठक से बाहर आने पर पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, अतः 3P जमा 5Q घटा 2P जमा 3Q। यहाँ पर 3P व 2P और 5Q व 3Q समान पद हैं, अतः हम समान पदों को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। 3P घटा 2P जमा 5Q जमा 3Q। इन समान पदों का व्यवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर 1P जमा 8Q। आज हमने देखा बीजीय व्यंजकों का योग व व्यवकलन। बीजीय व्यंजकों का योग व व्यवकलन। आज हम देखेंगे बीजीय व्यंजकों का योग व व्यवकलन यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के उदाहरण। अब तक हमने बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा। आइए अब कुछ उदाहरणों की मदद से इसे और अच्छे से समझें। उदाहरण 1। निम्न व्यंजकों का व्यवकलन कीजिए। 7AB जमा 15MN और 2AB जमा 8MN घटा 3K। 7AB जमा 15MN घटा कोष्ठक 2AB जमा 8MN घटा 3K। अब कोष्ठक को हटाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवकलन में कोष्ठक से बाहर आने पर पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, अतः 7AB जमा 15MN घटा 2AB घटा 8MN जमा 3K। इन पदों को कोष्ठकों की सहायता से पुनर्व्यवस्थित यानी रीअरेंज करेंगे। यहाँ पर 7AB व 2AB और 15MN व 8MN समान पद है, इसलिए हम समान पदों को एक साथ रखेंगे, जबकि 3K असमान पद है जिसे हम अन्य पदों के साथ नहीं जोड़ेंगे। 7AB घटा 2AB जमा 15MN घटा 8MN जमा 3K। इन समान पदों का व्यवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 5AB जमा 7MN जमा 3K। आइए अब इसे दूसरी विधि से हल करके देखते हैं। इस विधि में हम व्यंजकों को एक के नीचे एक करके इस प्रकार रखते हैं कि समान पद एक ही सीध में रहें। तो यहाँ हम 7AB के नीचे 2AB, 15MN के नीचे 8MN और 3K अलग रखेंगे क्योंकि ये असमान पद है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि नीचे वाले व्यंजक के चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, तो 2AB हो जाएगा घटा 2AB, 8MN हो जाएगा घटा 8MN और घटा 3K हो जाएगा जमा 3K। अतः इन पदों का व्यवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 5AB जमा 7MN जमा 3K। तो आज हमने देखे बीजीय व्यंजकों का योग व व्यवकलन के उदाहरण। बीजीय व्यंजकों के योग और व्यवकलन। मिथ्या धारणाएं।
आज हम देखेंगे बीजीय व्यंजकों के योग और व्यवकलन यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की मिथ्या धारणाएं। कुछ उदाहरणों से हमने बीजीय व्यंजकों के योग और व्यवकलन को अच्छे से जाना। अब चलिए इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करें। मिथ्या धारणा 1, दिए गए व्यंजकों को घटाइए। 21 डी की घात 2 जमा 15 ई और 3 डी की घात 2 जमा 4 ई जमा 5 पी बराबर 21 डी की घात 2 जमा 15 ई घटा कोष्ठक 3 डी की घात 2 जमा 4 ई जमा 5 पी। अक्सर बच्चे यहाँ पर हल करने में पदों को कोष्ठक से बाहर लाने पर उनके चिन्ह नहीं बदलते, जो कि एक गलत समझ है। सही समझ ये है कि यदि कोष्ठक के बाहर व्यवकलन का चिन्ह हो तो कोष्ठक से बाहर आने पर अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, परंतु यदि कोष्ठक से बाहर योग का चिन्ह है तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह नहीं बदलते। अब पदों को कोष्ठकों की सहायता से पुनर्व्यवस्थित यानी रीअरेंज करेंगे, जिससे हमें मिलेगा कोष्ठक 21 डी की घात 2 घटा 3 डी की घात 2 जमा कोष्ठक 15 ई घटा 4 ई घटा 5 पी बराबर 18 डी की घात 2 जमा 11 ई घटा 5 पी। मिथ्या धारणा 2, दिए गए व्यंजकों का व्यवकलन कीजिए। 30 पी क्यू जमा 14 क्यू जमा 12 पी और 21 पी क्यू घटा 10 पी घटा 18 क्यू। अक्सर बच्चे नीचे के पदों के चिन्ह बदलना भूल जाते हैं और समान पदों को एक सीध में नहीं रखते, जिससे उत्तर गलत हो जाता है। हम व्यंजकों को एक के नीचे एक इस प्रकार रखते हैं कि समान पद एक ही सीध में रहें। तो यहाँ हम 30 PQ के नीचे 21 PQ, 12 P के नीचे घटा 10 P और 14 Q के नीचे घटा 18 Q रखेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि नीचे वाले व्यंजक के चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, तो 21 PQ हो जाएगा घटा 21 PQ, घटा 10 P हो जाएगा जमा 10 P और घटा 18 Q हो जाएगा जमा 18 Q। अतः इन पदों का व्यवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 9 PQ जमा 22 P जमा 32 Q। आज हमने देखी बीजीय व्यंजकों के योग और व्यवकलन की मिथ्या धारणाएं। आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कई मिथ्या धारणाएं दूर हुई होंगी और बीजीय व्यंजकों के योग और व्यवकलन की अच्छी समझ बन गई होगी। धन्यवाद। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आज हम सीखेंगे घातांक के नियम। गणित एवं विज्ञान में अक्सर हमें घातांकों पर विभिन्न संक्रियाएं करना आवश्यक हो जाता है।
इन संक्रियाओं का सही परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें घातांकों के नियमों को समझना आवश्यक है। पिछली कक्षा में हमने शून्यतर पूर्णांक यानी नॉन जीरो इंटीजर a और b तथा पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स m और n के लिए निम्नलिखित नियम सीखे। जरा सोचिए, क्या यह नियम उन संख्याओं के लिए भी लागू होगा जिनका घातांक एक पूर्णांक यानी इंटीजर हो और आधार एक परिमेय संख्या हो? सोचिए सोचिए। चलिए पता करें। चलिए हम a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n इस नियम की बात करते हैं। मान लीजिए हम a का मान कोई परिमेय संख्या जैसे 7 लेते हैं, m का मान पूर्णांक ऋण 2 और n का मान पूर्णांक ऋण 3 लेते हैं, तो बाया पक्ष बन जाएगा 7 के ऊपर घात ऋण 2 गुणा 7 के ऊपर घात ऋण 3 और दाया पक्ष बन जाएगा 7 के ऊपर घात ऋण 2 धन ऋण 3 बराबर 7 के ऊपर घात ऋण 5। चलिए पता करते हैं कि दोनों पक्षों का मान बराबर है या नहीं। हम 7 के ऊपर घात ऋण 2 को 1/7 के ऊपर घात 2 यानी कि 1/7 गुणा 7 लिख सकते हैं। इसी तरह 7 के ऊपर घात ऋण 3 को 1/7 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। इन दोनों संख्याओं के गुणन को हम 1/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। चूँकि हर के स्थान पर 7 का स्वयं से 5 बार गुणन हो रहा है, इसलिए हर के स्थान पर हम 7 के ऊपर घात 5 लिख सकते हैं, जिससे हमें संख्या प्राप्त होगी 1/7 के ऊपर घात 5। इसी को हम 7 के ऊपर घात ऋण 5 लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यह दोनों पक्षों का मान समान आ रहा है, अर्थात यह नियम पूर्णांक घातांकों के लिए भी सत्य है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n। यह नियम उन संख्याओं के लिए भी लागू होगा जिनका आधार परिमेय संख्या हो और घात एक पूर्णांक हो, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या a और पूर्णांक m और n के लिए a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n होता है। अब चलिए a के ऊपर घात m विभाजित a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m ऋण n की बात करें। यहाँ अगर हम a बराबर 7, m बराबर ऋण 2 और n बराबर ऋण 3 लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 7 के ऊपर घात ऋण 2 विभाजित 7 के ऊपर घात ऋण 3 बराबर 7 के ऊपर घात ऋण 2 ऋण ऋण 3। चलिए ज्ञात करें कि यहाँ भी बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर है या नहीं। इसके लिए हम दोनों पक्षों को सरल करेंगे और प्राप्त परिणामों की तुलना करेंगे। दाएं पक्ष को सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 7 के ऊपर घात ऋण 2 धन 3 बराबर 7 के ऊपर घात 1। अब हम बाएं पक्ष को सरल करेंगे। 1/7 के ऊपर घात 2 विभाजित 1/7 के ऊपर घात 3। क्या आप बता सकते हैं इस विभाजन को अब हम कैसे सरल करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए पता करें। क्या आपको याद है कि जब हम परिमेय संख्याओं का विभाजन करते हैं तो पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं, फिर विभाजन के चिन्ह को गुणन के चिन्ह से बदल देते हैं और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल लेते हैं। यहाँ 1/7 के ऊपर घात 3 का व्युत्क्रम होगा 7 के ऊपर घात 3। इससे हमें प्राप्त होगा 7 के ऊपर घात ऋण 2 विभाजित 7 के ऊपर घात ऋण 3 बराबर 1/7 के ऊपर घात 2 गुणा 7 के ऊपर घात 3। चूँकि 7 के ऊपर घात 2 बराबर 7 गुणा 7 और 7 के ऊपर घात 3 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 है, इसलिए हम हर से 2 7 और अंश से 2 7 काट लेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 7 के ऊपर घात 1, जो कि दाएं पक्ष के बराबर है। यहाँ भी यह सत्यापित होता है कि परिमेय संख्या a और पूर्णांक m और n के लिए a के ऊपर घात m विभाजित a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m ऋण n, यह नियम सत्य है। अब चलिए a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m गुणा n इस नियम की बात करें। मान लीजिए हम a बराबर 1/2 लेते हैं, m बराबर ऋण 1 लेते हैं और n बराबर 2 लेते हैं। नियम के अंतर्गत हम लिख सकते हैं
1/2 के ऊपर घात ऋण 1 के ऊपर घात 2 बराबर 1/2 के ऊपर घात ऋण 1 गुना 2। चलिए यहाँ पे दोनों पक्षों को सरल करें। बाएं पक्ष को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1/2 के ऊपर घात ऋण 1 का अर्थ है 1/2 का व्युत्क्रम जो है 2। इसलिए हम लिख सकते हैं 1/2 के ऊपर घात ऋण 1 के ऊपर घात 2 बराबर 2 गुना 2 बराबर 4। अब दाएं पक्ष को सरल करें। चूंकि दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए यह सत्यापित होता है कि परिमेय संख्या a और पूर्णांक m और n के लिए a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m गुना n है। इसी तरह आप बचे नियमों की जांच कर सकते हैं। जांच करने पर आप पाएंगे कि सभी नियम उन संख्याओं के लिए भी सत्य है जिनके आधार परिमेय संख्या है और घात पूर्णांक है। इन सभी नियमों की जानकारी से हम घातांकों से संबंधित उदाहरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या ab और पूर्णांक mn के लिए a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n है। a के ऊपर घात m विभाजित a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m ऋण n है। a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m गुणा n है। a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m बराबर a गुणा b के ऊपर घात m है। a बटे b के ऊपर घात m बराबर a के ऊपर घात m बटे b के ऊपर घात m है। a के ऊपर घात 0 बराबर 1 है। आज हमने सीखे घातांक के नियम। आज हम देखेंगे घातांक के नियमों से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। सरल कीजिए 5/6 के ऊपर घात ऋण 12 गुणा 4/15 के ऊपर घात ऋण 12 के ऊपर घात 3। इसे सरल करने के लिए हमें घातांक के नियमों यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की समझ आवश्यक है। वीडियो रोककर इनका पुनः अवलोकन करें। यहाँ हम देखते हैं कि कोष्ठक में दो घातांकों का गुणन किया जा रहा है जिनके आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है। इसे सरल करने के लिए बताइए हमें कौन से नियम का प्रयोग करना चाहिए। सोचिए। बिल्कुल सही, हम a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m बराबर a गुणा b के ऊपर घात m इस नियम का उपयोग करेंगे। इस तरह से हम 5/6 के ऊपर घात ऋण 12 गुणा 4/15 के ऊपर घात ऋण 12 बराबर 5/6 गुणा 4/15 के ऊपर घात ऋण 12 लिख सकते हैं। अब अगर हम कोष्ठक में दिए गुणन को सरल करते हैं तो यहाँ हम 5 से 15 को विभाजित कर लेंगे, जिससे 15 के स्थान पर हमें 3 यह संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम 4 और 6 को उनके मस यानी HCF 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 4 के स्थान पर 2 और 6 के स्थान पर 3 प्राप्त होंगे। फिर हम गुणन का परिणाम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम अंशों का गुणन करेंगे जो आएगा 2 और इसी तरह हम हरों का गुणन करेंगे जो आएगा 9। इस तरह से गुणन का परिणाम आएगा 2/9। इस तरह से दिया सवाल बन जाएगा 2/9 के ऊपर घात ऋण 12 के ऊपर घात 3। क्या आप बता सकते हैं इसे हल करने के लिए हमें कौन से नियम का उपयोग करना होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m गुणा n इस नियम का प्रयोग करेंगे। इसके प्रयोग से इस संख्या को हम 2/9 के ऊपर घात 3 गुणा ऋण 12 लिख सकते हैं। चूँकि 3 गुणा ऋण 12 बराबर ऋण 36 है, इसलिए दिए सवाल का परिणाम आएगा 2/9 के ऊपर घात ऋण 36। इसी प्रकार नियमों के सही प्रयोग से आप कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। अगला उदाहरण, x का मान ज्ञात कीजिए ताकि ऋण 27 के ऊपर घात ऋण 7 विभाजित 9 के ऊपर घात x ऋण 6 बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3 हो। आपको यह जरूर पता होगा कि समीकरण यानी इक्वेशन में
दोनों पक्षों का मान बराबर होता है। यहाँ किसी तरह अगर हम दोनों पक्षों के आधार समान कर ले तो हम दोनों ओर समान आधार वाली घातों की तुलना कर पाएंगे। इसी के साथ हम x का मान भी पता कर सकते हैं। चलिए इस तरीके से हल करें। जैसा कि आपको पता होगा, हम ऋण 27 को ऋण 3 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 3 लिख सकते हैं, जिसे हम घातांकीय रूप में ऋण 3 के ऊपर घात 3 लिखेंगे। इसी प्रकार पहली संख्या के समान आधार प्राप्त करने के लिए हम 9 को ऋण 3 गुणा ऋण 3 लिख सकते हैं, यानी कि ऋण 3 के ऊपर घात 2 ऋण 3 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात ऋण 7 विभाजित ऋण 3 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात x ऋण 6 बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3। यहाँ हम a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m गुणा n इस नियम का प्रयोग करेंगे। इससे हमें प्राप्त होगा ऋण 3 के ऊपर घात 3 गुणा ऋण 7 विभाजित ऋण 3 के ऊपर घात 2 गुणा x ऋण 6 बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3। ऋण 3 के ऊपर घात ऋण 21 विभाजित ऋण 3 के ऊपर घात 2x ऋण 12 बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3। अब यहाँ हम देखते हैं कि सभी घातांकों के आधार समान हैं। बाएं पक्ष को देखकर हम a के ऊपर घात m विभाजित a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m ऋण n इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें प्राप्त होगा ऋण 3 के ऊपर घात ऋण 21 ऋण 2x ऋण 12 बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3। ऋण 3 के ऊपर घात ऋण 21 ऋण 2x धन 12 बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3। ऋण 3 के ऊपर घात ऋण 9 ऋण 2x बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3। चूंकि दोनों पक्षों का मान बराबर है और दोनों पक्षों में आधार भी समान है, अतः उनकी घातें भी समान होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 9 ऋण 2x बराबर 3, यानी कि ऋण 2x बराबर 3 धन 9 बराबर 12, यानी कि x बराबर 12 विभाजित ऋण 2 बराबर ऋण 6। इसलिए यहाँ x का मान है ऋण 6। तो आज हमने देखे घातांक के नियमों से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल ID bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल ID पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं।
हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों। सुनो घंटी बजे।